This call is now being recorded. Can I start? Yes, sir. Okay. पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पे जाना है. इन्फ्लोरेसेंस तक करा दिया था आपको रेसिमोस और साइमोस. एंड रेसिमोस साइमोस के जो फर्दर एग्जांपल्स या फर्दर जो टाइप्स हैं उन पे नहीं जाना है. वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन मिलते भी हैं कि डिफरेंट टाइप के नाम हैं रेसिमोस में, स्पाइक है, रेसिम है, कोरिम्ब है ना, कैपिटोलम या हेड है, कैटकिन है, तो उन सब पे नहीं जाना. वैसे मिलेंगे नहीं आपको, आप जो भी बुक लेते होंगे या कैल्विन के मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ पार्ट्स पे नहीं जाना है. रेसिमोस साइमोस दो टाइप के हैं, वो याद रखना है. अगर कोई पार्ट आगे आएगा तो उस पार्ट को हम फिर डिटेल में स्टडी कर लेंगे. अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. फ्लावर के पार्ट्स पढ़ने. हमने फ्लावर पढ़ लिया. फ्लावर का स्टॉक अगर है तो पेडिसिल कहलाएगा, फ्लावर पेडिसिलेट बन जाएगा. अगर फ्लावर में स्टॉक नहीं है तो ससाइल फ्लावर कहलाता है. पेडिसिल का जो बेस है वो थैलेमस या रिसेप्टिकल कहलाता है, जिसपे फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल वर्ल्स अराइज होती है. फ्लोरल वर्ल्स में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ये 4 वर्ल्स आएंगी अगर फ्लावर कंप्लीट है. कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं. बिकॉज ऐसा फ्लावर अगर हुआ तो आगे जाके वो फर्टिलाइजेशन कर ही लेगा. फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए, वो दोनों एक ही फ्लावर में. अगर कोई एक पार्ट मिसिंग है, लाइक मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, या न्यूट्रल फ्लावर का भी एक केस था. तो न्यूट्रल फ्लावर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उसमें पार्ट तो है ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फिर वो करेगा क्या, वो एक अलग चीज है. लेकिन उन प्लांट्स में जिनमें न्यूट्रल फ्लावर होता है उनमें बाकी फ्लावर होते हैं जो सीड फॉर्मेशन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते होंगे. तो अगर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में तो कंप्लीट बोलते हैं. तो हमने फ्लोरल बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा था. फिर फ्लावर के बेस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था वो हमने ब्रैक्ट लिखा था. उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट था. और अगर फ्लावर की जगह कोई इन्फ्लोरेसेंस होगा तो ग्रुप ऑफ फ्लावर आएगा. इन दैट केस फ्लोरल एक्सिस को या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को हम पेडंकल कहते हैं, जिसपे फ्लावर्स अरेंज होंगे. एक्रोपीटल यानी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, या बेसिपीटल यानी कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. ये सब हमने बेसिकली कंप्लीट कर लिया है. अब चाहे आप इन्फ्लोरेसेंस से एक फ्लावर को स्टडी करें या आप सिंगल फ्लावर को स्टडी करें, फ्लावर में 4 पार्ट्स आते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम. तो हमें ये 4 पार्ट्स को स्टडी करना है. क्लियर? सबसे पहले हम जाएंगे कैलिक्स पे, है ना. पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हमारा हेडिंग होगा आज के लिए. और फिर हमें डिफरेंट पार्ट्स और उनकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उन्हें पढ़ना है. पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. सबसे पहले कैलिक्स, करोला एंड देन एंड्रोशियम और गाइनीशियम. कैलिक्स और करोला में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. दोनों ही आपने लिखा था डायग्राम में जब पिछली क्लास में बनाया था कि वो नॉन एसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर कहलाते हैं, बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते. उनका कोई और काम हो सकता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इसलिए उनको हमने नॉन एसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर बोला था. ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से कैलिक्स और करोला के बारे में पढ़ना है. देखो, पहले हम एक दोनों को कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ लेते हैं. पहला पार्ट क्या आएगा? कैलिक्स. कैलिक्स की यूनिट क्या कहलाती है? यूनिट आपने लिखा था सेपल कहते हैं इसे. और दूसरा क्या है? कोरोला. और कोरोला की यूनिट क्या कहलाती है? इसको पेटल लिखा था. तो हम दोनों को एक साथ इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो हम आसानी से एक साथ देख पाएंगे. तो हमें कैलिक्स पढ़ना है और कोरोला पढ़ना है ना.
अगर फ्लावर में बाहर से अंदर देखेंगे तो कैलिक्स आपने पढ़ा है कि कैलिक्स कैसा होगा, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट बर्ल ऑफ द फ्लावर क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा। है ये नॉन एसेंशियल क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती। कैलिक्स के अंदर क्या आएगा, कोरोला आएगा, तो ये इनर टू कैलिक्स होगा। है ये भी नॉन एसेंशियल। तो दोनों ही नॉन एसेंशियल हैं, बट सबसे बाहर कैलिक्स और कैलिक्स के अंदर फ्लावर में क्या आएगा, कोरोला आएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज क्या है, कैलिक्स मोस्ट ऑफ द केस में ग्रीन कलर के होते हैं। अगर वो ग्रीन कलर के होंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा उनका, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये जर्नली ग्रीन है इन कलर, ठीक। जो करोला होते हैं वो ग्रीन के अलावा किसी और कलर के हो सकते हैं, इवन व्हाइट भी हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। सो दे आर जर्नली कलर्ड अदर देन ग्रीन। ये ग्रीन के अलावा किसी और कलर के होंगे मोस्ट ऑफ द केस में, है ना। अभी हम सारी चीजों पे नहीं जा रहे, हमने जर्नली ग्रीन लिखा है, जर्नली अदर देन ग्रीन लिखा हुआ। उल्टा हो जाए, अगर ये वाले ऐसे बन जाएं, इफ अदर देन ग्रीन, अगर कैलिक्स ग्रीन ना होके किसी और कलर के हो, तो फिर कलर के हिसाब से तो वो ऐसे हो जाएंगे ना, पेटल के जैसे दिखाई देंगे। देन इनको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड, पेटल लाइक बन गए तो क्या कहलाएंगे, पेटलॉइड कहलाते हैं। पेटलॉइड पेटल नहीं होता, पेटलॉइड क्या है, कैलिक्स या सेपल होते हैं जो अदर देन ग्रीन हो गए, क्योंकि अदर देन ग्रीन यहां होना चाहिए था। यहां भी उल्टा लिख सकते हैं, अगर ये ग्रीन कलर के हो गए, देन आप इन्हें क्या बोल दोगे, फिर ये सेपल के जैसे हो जाएंगे तो इन्हें सेपेलॉइड बोला जाता है। ठीक है, दोनों में चीजें आ गई कि ये ग्रीन है, ये अदर देन ग्रीन है। अगर ये अदर देन ग्रीन हो गए तो इनके जैसे हो जाएंगे, तो पेटल के जैसे हैं तो पेटलॉइड, पेटल लाइक स्ट्रक्चर। ये अदर देन ग्रीन होते हैं, बट अगर ये ग्रीन हो गए तो सेपल के जैसे हो जाएंगे, तो सेपेलॉइड मतलब सेपल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों चीजें पॉइंट में इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब कंडीशन क्या आएगी, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी हो सकता है, कैलिक्स तो एक वर्ल कहलाती है ना, मैंने आपको कल बताया था कि ये तो रिंग होती है बेसिकली, कल और परसों दोनों क्लासेस में आपने फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ा है। तो ये तो एक वर्ल के जैसा है, इनका नंबर अगर ज्यादा है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, कुछ भी हो सकता है। अगर सारे के सारे सेपल्स एक साथ हो जाएं, फ्यूज हो जाएं, तो उस कंडीशन को गैमोसेपलस कहते हैं। और अगर फ्री होंगे तो पॉलीसेपेलस कहलाएंगे, है ना। फ्री होंगे तो नंबर सब काउंट कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग टूटेंगे, अलग अलग टूटेंगे तो नंबर काउंट कर लोगे। बट अगर जुड़े होंगे तो फिर आपको बैक टू ओरिजिन, फिर आपको डेवलपमेंट पढ़ना होगा तो नंबर पता चलेगा। तो ये चीज यहाँ भी आएगी, ये यहाँ फ्री और फ्यूज बहुत सारी जगह आएगा। अगर कैलिक्स फ्री है तो अलग वर्ड होगा, करोला फ्री है तो अलग होगा, ऐसे फ्यूज्ड के लिए अलग वर्ड होगा। हम कैलिक्स के लिए क्या लिखते हैं, कैलिक्स के लिए अगर हम लिखेंगे तो दे मे बी फ्री, जितने भी हैं सेपल वो सारे फ्री हों, है ना। अगर फ्री हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस। और ऑल आर फ्यूज्ड, या सारे के सारे फ्यूज हो जाएंगे। अगर फ्यूज हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, गैमोसेपेलस। ऐसे यहां भी आएगा, मे बी फ्री, अगर फ्री है तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेटलस। और ऑल आर फ्यूज्ड, अगर फ्यूज है तो क्या बन जाएगा, गैमोपेटलस। सिंपल कंडीशंस हैं कि फ्री और फ्यूज्ड के हिसाब से आप इनको देख सकते हो कि सारे फ्री हैं तो पॉली, सारे फ्यूज्ड हैं तो गैमो, सेपल हैं तो सेपलस, पेटल हैं तो पेटलस, सेम कंडीशंस आ जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से आएगा। ठीक है,
अब इनका फंक्शन क्या है? तो कैलिक्स का फंक्शन क्या है? कैलिक्स का फंक्शन जब तक ये ग्रीन कलर के होंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। ग्रीन है तो कैसे हो जाएंगे? फोटोसिंथेसिस। और जब फ्लावर का बड होता है तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, क्योंकि सबसे बाहर की रिंग है, सबसे बाहर की रिंग है तो फ्लावर बंद होगा। धीरे धीरे ये सेपल खोलेंगे तो अंदर से पेटल, कार्पेल और एंड्रोशियम बाहर आएंगे। जैसे आपने रोज की बड देखा हो, गुलाब की कली को देखोगे तो शुरू में ग्रीन कलर की होती है, फिर वो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हटते हैं तो उसके अंदर से एक फॉर एग्जांपल रेड कलर का या व्हाइट कलर का गुलाब बाहर आएगा। ऐसे चाइना रोज में बड देखोगे तो ग्रीन होगी, फिर जब वो खुलेगा तो चाइना रोज पिंक कलर का या डार्क रेड कलर का दिखाई देगा। तो जब तक ये बड स्टेज में है तब तक ये बाकी अंदर के हिस्सों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और जब ये खुल जाएगा तो भी ये ग्रीन रहेगा। पहले भी बड में ग्रीन था तो फोटोसिंथेसिस तो हमेशा करेगा। तो दो फंक्शन हो गए कैलिक्स के। एक फंक्शन तो हो गया प्रोटेक्टिव है ये इन बड स्टेज, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। तो कैलिक्स के दो फंक्शन हो गए, बीइंग फोटोसिंथेटिक, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड ड्यूरिंग बड स्टेज दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनका फंक्शन क्या है? ये अदर देन ग्रीन है। जब अदर देन ग्रीन होंगे तो क्या होगा? यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं। होने को आपने व्हाइट फ्लावर भी देखा होगा, फ्लावर में यूजुअली जो कलर होता है वो कोरोला की वजह से, पेटल की वजह से होता है। बस रोज है, चाइना रोज है, मैरी गोल्ड गेंदा है, डहेलिया है, ये सब ब्राइट कलर के फ्लावर हैं, पिटूनिया है, तो इसलिए क्योंकि उनके पेटल्स कलर्ड होते हैं। कलर होने की वजह से वो पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में यूज होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि दे अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? फॉर पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो उस हिसाब से ये आएगा चीज, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैलिक्स एंड करोला, ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। अब शेप ऑफ द कलर या करोला जो है वो वेरिएशन, इनका शेप कैसा होगा, एक ये तो सारी चीजें हो गई जितनी भी पढ़नी थी हमने कैलिक्स करोला के लिए, हमने अलग अलग टेबल की फॉर्म में करके पढ़ ली। कुछ चीजें कॉमन है तो हम उन कॉमन चीजों को देख लेते हैं। ये यहाँ पे टेबल खत्म हो गई है, ठीक है, मैं एंड कर दे रहा हूँ। अब आप जिसके लिए जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं। टेबल के हिसाब से हमने सारी चीजों को पढ़ लिया। पहला क्या है कि जो ये सेपेलॉइड था, अभी आपने ऊपर सेपेलॉइड लिखा है, सेपेलॉइड का एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी में दिया है, तो सेपोलॉइड का एग्जाम्पल याद रखिएगा। सेपोलॉइड आपको कहाँ मिलेंगे? ये डेल्फिनियम, ये प्लांट है, डेल्फिनियम में आपको, सॉरी, पेटलॉइड का एग्जाम्पल हम लिख रहे थे। सेपोलॉइड का लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल पेटल का है, मैं कर देता हूँ ठीक से, कभी आपको देखना हो तो। पेटलॉइड का एग्जाम्पल डेल्फिनियम है, सेपोलॉइड का एग्जाम्पल नीचे लिख दे रहा हूँ। सेपोलॉइड का एग्जाम्पल जो आएगा वो एक प्लांट है पॉलीएल्थिया, कभी पूछा नहीं गया, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। पेटलॉइड का एग्जाम्पल है डेल्फिनियम और सेफेलॉइड का एग्जाम्पल है पॉलीएल्थिया, बट ये कभी पूछा नहीं गया तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक। इसको वहीं भी लिख सकते थे बट वहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने छोड़। तो ये कैलिक्स और करोला के बारे में एक कंपैरेटिव अकाउंट हमने देख लिया, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में क्या क्या है, और क्या क्या चीजें कैलिक्स करोला में आएंगी उनको देखते हैं, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट देंगे जरा, आप लोग इसको लिखो, नोट करो, मैं नोट कर लिया आपने? यस सर। मैं बस 1 मिनट में आया है।
पानी की ओके बोतल। सर। ओके सर। यस, कैम बैक। सॉरी, आपको 1 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा। ओके, अब हम बात करते हैं बाकी चीजों की। कुछ केसेस में कैलिक्स के मॉडिफिकेशंस भी हैं, है ना। समटाइम्स कैलिक्स मॉडिफाई हो जाएगा। कैलिक्स का जो नॉर्मल रोल आपने पढ़ा वो सब दिया हुआ है, ये कैलिक्स का रोल है सारा कुछ, ये कोरोला का है। समटाइम्स ऐसा है कि कैलिक्स मॉडिफाइड होते हैं। जैसे अभी तक आपने रूट स्टेम लीफ के मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं, तो बेसिकली ये मॉडिफिकेशंस ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स मतलब यूनिट के हिसाब से कहा जाए तो सेपल्स। तो सेपल्स के मॉडिफिकेशन हो या कैलिक्स के मॉडिफिकेशंस हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब क्या मॉडिफिकेशंस हैं उनको देखना है। मॉडिफिकेशंस क्या है?
यूजुअली होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है वैसे कैलिक्स टूट के गिर जाते हैं, बिकॉज कैलिक्स का काम तो केवल बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन और जब तक फ्लावर है तब तक ग्रीन कलर के हैं फोटोसिंथेसिस करना। तो जैसे ही कैलिक्स बनेंगे, फ्लावर ओपन हो गया, अपना काम कर रहे हैं, फ्लावर कप में फर्टिलाइजेशन हुआ, कैलिक्स टूट के गिर जाते हैं। किसी भी प्लांट में फ्लावर के बाद भी कैलिक्स रहे ऐसा बहुत रेयर मिलेगा, अगर है तो इनको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। यही मॉडिफिकेशन है, परसिस्टेंट कैलिक्स। इसका मतलब क्या है? दे रिटेन इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। या एंजियोस्पर्म में तो फर्टिलाइजेशन में फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तो फ्रूट फॉर्मेशन तक ये रिटेन रहेंगे, फ्रूट बनने के साथ भी ये प्रेजेंट होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। आगे भी आएगा, हम इसको यही पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे सोलेनेसी फैमिली में आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या एग्जाम्पल है परसिस्टेंट कैलिक्स के? एक एग्जाम्पल तो क्या है, जैसे बैगन हमने देखा होगा, बैगन के ऊपर आपको कैलिक्स नजर आएंगे। जैसे ये बैगन है ब्रिंजल, और बैगन के अंदर आपको ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ये 5 होते हैं नंबर में, आपको फ्रंट में 3 दिख रहे हैं, बाकी आप देखोगे तो दीज आर 5 परसिस्टेंट क्राउन लाइक है ये कैलिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल। तो एक तो मॉडिफिकेशन ये हो गया है ना, क्राउन के जैसे कैलिक्स। इसी तरीके से बैलून लाइक हो सकते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स। ये भी नंबर में 5 है। एग्जाम्पल क्या आएगा? फाइसेलिस। फाइसेलिस एक टोमेटो जैसा छोटा सा फ्रूट आता है, रसबरी कहते हैं, जिसके वो धागे पेपर जैसा स्ट्रक्चर होता है ब्राउन कलर का, उसको फोल्ड करके नीचे धागे से बांध देते हैं। टमाटर के जैसा छोटा सा फ्रूट होता है, फाइसेलिस पेरुवियाना या रास्पबेरी किसी जगह पे कह दिया जाता है। तो फाइसेलिस में जो डेलिकेट ब्राउन कलर का धागे ये पेपर जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। वो कैलिक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, तो वो आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? नंबर में 2 है, 2 स्पाइनी कैलिक्स। परसिस्टेंट है, 2 स्पाइनी परसिस्टेंट कैलिक्स। ये सिंगाड़े में ट्रापा, सिंगाड़े में 2 कांटे होते हैं, वो दोनों कांटे कैलिक्स के मॉडिफिकेशन है, वाटर चेस्टनट। तो सिंगाड़े में 2 कांटे जो होते हैं वो कैलिक्स के मॉडिफिकेशन से बने हैं, तो वो भी परसिस्टेंट कैलिक्स है। स्पाइनी है तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसमें प्रोटेक्टिव हो गए। ये बैलून लाइक है तो इसका काम भी प्रोटेक्टिव है। फ्रूट डेलिकेट होता है टमाटर के जैसा, बहुत सॉफ्ट, तो एक दूसरे से अलग करने के लिए नेचर ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। और एक आएगा, आप उसे कह सकते हो हेयरी, हेयर के जैसे हैं, हेयरी परसिस्टेंट कैलिक्स। इनको कहा जाता है कॉल्ड पैपस। ये सीड डिस्पर्सल के लिए है, सीड के साथ प्रेजेंट है, तो ये सीड डिस्पर्सल में, जैसे ये सीड है सनफ्लावर का सीड देखा हो तो उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टिप पे। एग्जाम्पल सनफ्लावर। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक ब्रिंजल, एक फाइसेलिस, एक वाटर चेस्टनट सिंगाड़ा और एक सनफ्लावर, जिनमें परसिस्टेंट कैलिक्स हैं, जिनके कैलिक्स फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट फॉर्मेशन तक रहते हैं। तो यही कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। नॉर्मली कैलिक्स फर्टिलाइजेशन होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। सर हम्म। फाइसेलिस में प्रोटेक्टिव कैसे होते हैं? आपने देखा है रसबेरी को? तो सर नहीं देखा? नहीं। एक किसी ने देखा है टमाटर के जैसा फ्रूट आता है, कुछ दिन पहले ही आ रहा था मार्केट में, और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का पेपर के जैसा स्ट्रक्चर होता है।
टमाटर के जैसा बहुत छोटा सा फ्रूट होगा और खट्टा सा होता है थोड़ा सा। येलो कलर का। वो बहुत डेलिकेट होता है, मतलब उसमें अगर आप हल्का सा उसे दबा दोगे ना तो फट जाएगा। तो कैलिक्स बैलून के जैसे उस पूरे एनवेलप के अंदर वो छोटा सा फ्रूट छूट जाएगा। ये पूरा कैलिक्स होगा, पांचों जुड़ गए, अंदर एक सेफ साइड में टोमेटो के जैसा फ्रूट छूट जाता है। ऐसे रहेगा तो वो फ्रूट किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वो प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है वो। हम जब खाएंगे तो क्या करेंगे, इनको खोलते हैं, जैसे मार्केट में जब सेल करते हैं तो इनको खोलते हैं और नीचे कई सारे फैसलिस को लेके नीचे धागे से बांध देते हैं, तो रसभरी का गुच्छा सा आता है, उसको वो सेल कर देते हैं। मतलब वो तो एक सेल करने का तरीका है कि ओपन करके सेल करते हैं, बट मार्केट में वो एक फ्रूट 5 कैलिक्स के अंदर कवर्ड होता है। तो उसको डेलिकेट है इसलिए प्रोटेक्शन दे दिया नेचर ने कि उसको बैलून के जैसा बंद कर देते हैं, अंदर पड़ा रहेगा, सेफ रहेगा। ओके सर। सो ये कैलिक्स के मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट सोलेनेसी फैमिली एनसीईआरटी में है, जहां पे आपको ये दोनों मिलेंगे। सोलेनेसी फैमिली में देखोगे तो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पहले नहीं लिखा तो बाद में लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा ही हुआ है ना, लिखा हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो फाइसेलिस और ब्रिंजल में ये दोनों सोलेनेसी फैमिली के प्लांट हैं। दोनों में 5 परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, बस यहाँ क्राउन के जैसा है, यहाँ पे ये प्रोटेक्शन के दे रहा है। सिंगाड़ा याद कर लीजिए, सनफ्लावर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पैपस पूछा गया है कि पैपस क्या होता है। पैपस इज हेयरी परसिस्टेंट कैलिक्स, पैपस की डेफिनेशन यही है, और ये सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है। अब आएगा एक टर्म यूज होता है, उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कॉमन टॉपिक है, कैलिक्स में भी आएगा और कोरोला में भी आएगा। एस्टिवेशन क्या है? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल। अभी मैं लिख दे रहा हूं, टेपल भी होता है एक, क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इन इट्स रिस्पेक्टिव वर्ल, रिस्पेक्टिव वर्ल क्या है? सेपल के लिए जो वर्ल होती है वो कैलिक्स, पेटल के लिए जो वर्ल आती है वो कोरोला, और टेपल के लिए जो वर्ल आती है वो पेरियंथ कहलाती है। ये मतलब कैलिक्स में सेपल का अरेंजमेंट एस्टिवेशन है, कोरोला में पेटल का अरेंजमेंट एस्टिवेशन है, पेरियंथ में टेपल का अरेंजमेंट भी एस्टिवेशन है। ये टॉपिक 3 जगह अप्लाई होता है, सब जगह मीनिंग एक ही जैसा है, इसीलिए कॉमन टॉपिक दे रखा है। अब आती है व्हाट अबाउट पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? जब फ्लावर में कैलिक्स और करोला अलग अलग नहीं होते हैं, तो 2 वर्ल, एक बाहर है एक अंदर है, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, द कॉमन वर्ड इज यूज्ड पेरियंथ, और फिर उनकी यूनिट को क्या बोल देते हैं? टेपल बोलते हैं। डाइकॉट के अंदर कैलिक्स करोला अलग अलग होते हैं, कलर अलग है, फीचर्स अलग हैं, फंक्शंस अलग है, हमें अलग अलग दिखाई भी देते हैं। मोनोकॉट के अंदर कैलिक्स एंड करोला का काम भी एक ही है, एक ही जैसे होते हैं, एक ही कलर के होंगे, एक ही नंबर में भी बराबर होंगे, तो वो अलग अलग पहचान में ही नहीं आएंगे आपको। जब अलग अलग पहचान में नहीं आएंगे तो मोनोकॉट में इन दोनों की जगह एक कॉमन वर्ल आ जाती है, उसको पेरियंथ बोलते हैं, उसकी यूनिट को टेपल कहते हैं। एस्टिवेशन टर्म आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता है ना। मैं पेरियंथ पहले इसलिए बोलो। सर नॉट डिस्टिंक्ट से क्या मतलब है? दोनों एक कलर के होंगे, सेपल और पेटल? दोनों एक ही कलर के होंगे, एक ही नंबर होगा दोनों का एक ही स्ट्रक्चर होगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कैलिक्स कहाँ पे है, करोला कहाँ पे है। ओके सर। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नहीं है। यहाँ लिख दे रहा हूँ। वैन बोलो। सर ये पेरियंथ सिर्फ मोनोकॉट्स में होता है? हाँ, मोनोकॉट में होते हैं सिर्फ। डाइकॉट में कैलिक्स करोला, मोनोकॉट में इनकी जगह पे कॉमन वर्ल दैट इज पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, these are सर अगर वर्ल एक ही है तो मतलब ये दोनों फ्यूज्ड होंगे क्या, ये कैलिक्स और कोरोला? नहीं, अलग अलग वर्ल हैं, बट 2 वर्ल एक ही जैसी दिखाई दे रही हैं। एक बाहर की रिंग है कैलिक्स की, एक अंदर की रिंग है करोला की, लेकिन दोनों एक ही जैसी हैं, दोनों अलग अलग है ही नहीं।
जैसे आपने अलग अलग ये कैलिक्स करोला के फीचर्स पढ़े कि ये ग्रीन है तो ये अदर देन ग्रीन है ना। ये फ्री और यस फ्यूज तो दोनों जगह आ गए, दोनों के फंक्शन भी हो गए, बट जब एक ही जैसे दिखाई दे, हम मॉर्फोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज दिखाई कैसे देती है, फंक्शन हमारे लिए सेकेंडरी हो गया। मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो दिखने में कैसे है, जब दिखने में अलग अलग नहीं है तो एक ही नाम दे दिया गया, पेरियंथ। When calyx and corolla are not distinct, these are represented by a common whorl called perianth। ये आएगा, यूनिट क्या आएगी, टेपल। एग्जाम्पल में क्या आएगा, इन मोनोकॉट्स। तो डाइकॉट के अंदर अलग अलग, मोनोकॉट के अंदर एक ही चीज हो जाएगी। जैसे अगर किसी को डाउट है और आपके पास एनसीईआरटी है तो आप इसी चैप्टर में लास्ट में लिलियेसी फैमिली है, लिलियेसी मोनोकॉट की फैमिली है, तो वहां कैलिक्स एंड करोला नहीं लिखा है, वहां पेरियंथ लिखा है। और 2 रिंग है, 3 की एक रिंग होती है, 3 की एक रिंग होती है, आउटर में भी 3 है, इनर में भी 3 है, तो 3+3 लिखा होगा उसमें। जबकि आप सोलेनेसी और उससे पहले फैबेसी देखोगे तो कैलिक्स की अलग रिंग है, करोला की अलग रिंग है, वो दोनों डाइकॉट की फैमिली है। तो डाइकॉट के अंदर कैलिक्स करोला अलग अलग होगा, मोनोकॉट में दोनों की जगह एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा जिसे हम पेरियंथ बोलते हैं। एस्टिवेशन सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे कैलिक्स के अंदर सेपल का अरेंजमेंट हो, करोला के अंदर पेटल का अरेंजमेंट हो, या पेरियंथ के अंदर टेपल का अरेंजमेंट हो, सबके लिए एक कॉमन वर्ड यूज होगा, पेरियंथ, सॉरी एस्टिवेशन। अब ये कितने टाइप का है देख लेते हैं इसे। देखिए नेक्स्ट, अलग अलग टाइप का है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो आपको उसी से आइडिया लग जाएगा। 3D है, आप एनसीईआरटी में भी इसे एक बार देख लीजिएगा, मैं अपने आप भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये जरूरी नहीं कि नंबर कितना होगा, वो तो जो एनसीईआरटी ने दे दिया वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, या आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से उनका नंबर आएगा, है ना। पहला ये है, जैसे ये एक सर्किल है, आप कुछ भी मान लीजिए, इसके अंदर ये 1 है, 1, ये 2, 3, 4, 5, आप ऐसे बना सकते हैं। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 होंगे तो पांचों बराबर, लेकिन मेरे से तो नहीं बन सकते, आप अपने आप समझ सकते हैं। ये 5 है, इनको मैंने अलग अलग कर रखा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, पॉली। अगर ये सेपल है तो सेपलस, पेटल है तो पेटलस, टेपल है तो टेपलस। अगर मैं इनको जोड़ दूं, इनके जोड़ने के लिए यू शेप के स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं तो गैमो आ जाएगा। हमारा पर्पस अभी ये नहीं है कि वे फ्री है या फ्यूज्ड है, हमारा पर्पस क्या है कि इसका मीनिंग क्या है। एक सर्किल में अगर 5 बने हैं, 4 बना सकते हैं, 4 आप बना लीजिए, 3 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग है, कोई ओवरलैपिंग मार्जिन्स पे नहीं है। तो ये एक टाइप का है, अभी मैं लिख नहीं रहा, मैं पहले आपको समझा देता हूँ बना के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है, यहाँ क्या करना है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ऐसे आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। एक का पहला किनारा इसके अंदर है तो दूसरा किनारा बाहर है, ये बाहर है तो ये अंदर है, और ऐसे ही आप सब में देख सकते हो, ये बाहर है तो ये अंदर है, ये बाहर है तो ये अंदर है, ये बाहर है तो ये अंदर है,
ये बाहर है तो ये अंदर है, सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये बिना ओवरलैप का है, ये ओवरलैप का है। क्लियर? ये दो आएंगे। पहले वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज कॉल्ड वेलवेट, दूसरा है ट्विस्टेड। ये एस्टिवेशन के टाइप हैं, वेलवेट और ट्विस्टेड। वेलवेट का मतलब क्या हुआ? जब बिना किसी ओवरलैप के, मैं सिर्फ शॉर्ट फीचर्स में लिख रहा हूं, लाइन आप बुक से देख सकते हैं। दिस इज विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन, किसी का भी किनारा किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रहा। तो ऐसा एस्टिवेशन क्या कहलाएगा? वेलवेट। चाहे ये सेपल का हो, चाहे पेटल का हो, चाहे टेपल का हो, चाहे फ्री हो, चाहे फ्यूज्ड हो। इंपॉर्टेंट ये कि ये किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। इसमें क्या है? इसमें सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? दिस इज विद ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन। तो ये दो पार्ट आ गए। क्या क्या एग्जाम्पल है? अभी तो हम वो एग्जाम्पल लिखेंगे जो एनसीईआरटी की हैं, बाकी फिर जब आप फैमिली पढ़ोगे तो फिर बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड। यहाँ एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, कॉटन और भिंडी। भिंडी को क्या कहते हैं? लेडी फिंगर या ओकरा, कुछ भी लिख लीजिए। दिस इज लेडीज फिंगर या ओकरा भी कहते हैं भिंडी को। ये एग्जाम्पल है। ये तीनों प्लांट एक ही फैमिली के हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। दे बिलोंग्स टू फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन है ना? मालवेसी फैमिली का ही कैरेक्टरिस्टिक है। और मालवेसी फैमिली में कौन से प्लांट आते हैं? चाइना रोज, हिबिस्कस, गुड़हल, कॉटन का जो प्लांट या ट्री होता है रुई का, और लेडी फिंगर यानी भिंडी, ओकरा। तीनों का प्लांट में यही एस्टिवेशन आएगा। दो हो गए, तीसरे पे चलते हैं। थर्ड में क्या करना है? इररेगुलर बनाना है। इररेगुलर का मतलब क्या है? एक तो ऐसा बनाएंगे, 5 बनाएंगे। एक तो ऐसा बनाएंगे जिसके दोनों मार्जिन बाहर हो जाएं, लाइक दिस वन। ये एक ऐसा बनाएंगे जिसके दोनों मार्जिन अंदर हो जाएं, और बाकी के 3 ओवरलैप करेंगे। तो मान लीजिए ये दोनों बाहर हैं, अब क्या करें हम? ओवरलैप करें। तो ये ओवरलैप हो गया, ये बाहर निकल आया। यहां से अगर आप लाएंगे तो ये ओवरलैप ऐसे करेगा, ये। फिर यहां से लाएंगे तो ओवरलैप ऐसे करेगा, और इसके दोनों मार्जिन हम अंदर ही बना दे रहे हैं। तो ये ऐसा है जिसके दोनों मार्जिन बाहर हैं, और ये ऐसा है जिसके दोनों मार्जिन अंदर हैं। बाकी इसका एक अंदर है तो एक बाहर, इसका एक बाहर है तो एक अंदर, इसका एक बाहर है तो इसका एक अंदर। ये कहलाता है इम्ब्रिकेट। कई बार इसको जो है वो असेंडिंग बोल देते हैं, असेंडिंग इम्ब्रिकेट, बट असेंडिंग वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ इम्ब्रिकेट लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 जो है वो कंप्लीटली आउटर है, एक पूरा बाहर है। 1 कंप्लीटली इनर है, एक के दोनों हिस्से अंदर की तरफ हैं। एंड रेस्ट ओवरलैपिंग है। जैसे बाकी के 3 है तो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन है। तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होगा तो क्या कहलाएगा? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाता है। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल में आप कैसिया या गुलमोहर, ये
प्लांट है जो इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल में आएंगे, है ना। तो 3 टाइप के एस्टिवेशन हो गए। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ है। फोर्थ में क्या है? एक तो ऐसा है जिसके दोनों मार्जिन बाहर हैं, और ये इसमें इसमें तो कोई एक्सिस नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे फिक्स है, ये डॉट बना दे रहा हूँ, ये डॉट मदर एक्सिस कहलाएगा, तो ये फिक्स है। दो ऐसे हैं जो छोटे हैं, एक्चुअली जब ये आएंगे नीचे तो ये जुड़ जाएंगे। आप अंदर वाली लाइन की जगह बाहर वाली लाइन बना लीजिएगा। ये अंदर वाली लाइन मत बनाइएगा, ठीक है। और बाकी के ओवरलैपिंग है, मतलब अंदर बाहर। ये जो डॉट लाइन है ये छोड़ दीजिएगा, इस तरीके से आएगा। सो दिस इज 1, और ये अकेला होगा, ऑड आउटर, साइज में सबसे बड़ा है, लार्ज। इसको एक नाम भी दिया जाता है, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, या इसको हम वैक्सिलम बोलते हैं। फिर 2 आएंगे जो इंटरमीडिएट हैं, ना बड़े ना छोटे साइज के, लेटरल है, साइड में प्रेजेंट है, इधर इधर है ना, लेटरल साइड के, इन्हें विंग्स कहा जाता है। और नीचे भी 2 आएंगे, 2 स्मॉल है, ये है ना, ये स्मॉल साइज के आएंगे, ठीक है। और ये चीजें भी फिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको आगे पीछे कर लोगे, है ना। यहाँ पे हर चीज को जो है वो फिक्स रखा गया है, तो आप इसे चाह के भी चेंज नहीं करोगे कि आप सोचोगे सर मैं इसको साइज के हिसाब से अलग अलग कर लूँ, तो वो चीज नहीं। और आगे एनसीईआरटी में ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जिधर ये डॉट बनाते हैं जो मदर एक्सिस होता है, ये कहलाता है पोस्टीरियर एंड। तो जो ये स्टैंडर्ड होता है ये पोस्टीरियर एंड पे होगा, फिक्स है ये, यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। और जो आप ये वाले बनाएंगे ये एंटीरियर पे आएंगे, ये 2 हैं, स्मॉल हैं, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, फिक्स है, नीचे जोड़ रखा है, फ्यूज्ड है ना। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड हो गए, ये विंग्स हो गए, इन्हें कील कहते हैं, KEEL, और ये एंटीरियर एंड पे है। ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये फिक्स है, जब ये सेंट्रल लाइन एक्सिस मान लीजिए आप, एक्सिस पे ही ये जुड़े हुए होंगे, इस तरीके से आप। तो ये लास्ट वाला है, चौथा, इसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और अगर आप साइज देखोगे तो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटे, और बीच में इंटरमीडिएट साइज के। तो इसको आप बोलते हैं, ये चौथा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वैक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस, पेप्लियोनेशियस। या जैसे ये था असेंडिंग इम्ब्रिकेट, इसको साइज छोटा हो जा रहा है पोस्टीरियर से एंटीरियर, तो इसे बोला जाता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। अगर कहीं पे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है। और जब आप एग्जाम पे लिखोगे तो बुक में लिखा है पी और बीम, एक्चुअली ये फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप फैमिली पढ़ोगे तो ये सारी बातें लिखी होंगी उसमें, कि फैबेसी फैमिली में लिखा होगा कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, जिसमें सबसे बड़ा पोस्टीरियर साइड पे होता है अकेला, उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके बाद 2 स्मॉल साइज के होंगे एंटीरियर एंड पे, जो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कील कहते हैं। बीच में 2 आएंगे जो ओवरलैपिंग के साथ हैं, वो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, उन्हें लेटरल पोजीशन के हिसाब से विंग्स कहा जाता है। तो ये अरेंजमेंट एक प्रॉपर फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज फैमिली फैबेसी, जिसमें पी और बीन्स आ जाते हैं, है ना।
ये आपको याद रखना है। 4 डिफरेंट टाइप के एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद करनी। और अभी ऐसा नहीं कि इन सबके केवल यही तो 3 एग्जाम्पल है जो इस पेज पे लिखे हुए हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। बिकॉज अगर मैंने ये लिख दिया कि ये फैमिली फैबेसी का है तो फैबेसी के जितने एग्जाम्पल हैं सब में ये आंसर आ जाएगा। मालवेसी में तो चलो ये 3 है, समझ में आता है। इसके बाद इम्ब्रिकेट और वेलवेट के एग्जाम्पल अभी और आप पढ़ोगे, सोलेनेसी फैमिली में भी होता है, लिलियेसी फैमिली में भी होता है, तो वो सारे एग्जाम्पल भी यही आ जाएंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस करना आपको सिखाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th के बोर्ड से आई थिंक ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर हटा दिया गया है, बट नीट के हिसाब से ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। और नीट के हिसाब से वेटेज इस बार भी रहा कि 4 to 5 क्वेश्चंस का होता है मार्फो का, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको 10 to 15 नेम्स मेंशन कर दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कितने में वेलवेट एस्टिमेशन है। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए वो 15 नाम आपको याद होंगे, सबके एस्टिमेशन याद होंगे, तो आंसर कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। तो ये आप पीछे आर्काइव में इन क्वेश्चंस को देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि रैंडम नाम दे दिए, अब पूछा गया कि इनमें से वेलवेट एस्टिमेशन कितने में है, इनमें से ट्विस्टर्स एस्टिमेशन कितने में है। तो आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, सबका एस्टिमेशन याद रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, वरना गलत हो जाएगा। सर एक बार नीचे कर दीजिए। सैंपल्स ट्विस्टेड हैं क्या ये जो आपने डायग्राम बनाया वो किस चीज के हैं? ये एस्टिमेशन के डायग्राम है बेटा, एस्टिमेशन ही तो पढ़ रहे हो आप। आप इन जो ये 4-5 जो बने हुए 5-5-5 बनाए मैंने सब में, इन पांचों को आप सेपल मान लो, इनको पेटल मान लो या इनको टेपल मान लो। अगर ये सेपल हैं तो सेपल का एस्टिमेशन, अगर ये पेटल हैं तो पेटल का एस्टिमेशन, अगर ये टेपल हैं तो टेपल का एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की डेफिनेशन यही तो लिखी है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल टेपल पेटल इन दियर रिस्पेक्टिव वर्ल। सेपल होता है कैलिक्स में, पेटल होता है कोरोला में, टेपल होता है पेरियंथ में। ओके सर। सर एक बारी ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट दोबारा बता दीजिए। ओके, ये साइज देखो ना आप, ये साइज छोटा होता जा रहा है, ये सबसे बड़ा है, ये छोटे हैं, ये बीच के हैं, और ये फिक्स है कि जो ये डॉट बनता है, अगली से अगली क्लास में आप शायद यहाँ तक पहुंचेंगे। इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? इसे मदर एक्सिस बोलते हैं। इनमें नहीं बनाया मैंने, इसी में बनाया मदर एक्सिस। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि एनाटॉमी पढ़ने के लिए, प्लांट की एनाटॉमी पढ़ने के लिए ये मदर एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है। तो मदर एक्सिस की तरफ जो एक होता है वो सबसे बड़ा होता है पांचों में से, 5 ही होते हैं फिक्स है, यहाँ 5 फिक्स है, तो ये ऑड 1 है सबसे बड़ा, फिर 2 और छोटे हो गए और फिर 2 सबसे छोटे हो गए। तो मदर एक्सिस में पोस्टीरियर से एंटीरियर एंड पे जाओगे तो साइज छोटा होता जा रहा है, तो नाम दे दिया गया डिसेंडिंग। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या था? इम्ब्रिकेट का मतलब यही था ना कि कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बीच के होंगे। तो यहाँ लेकिन साइज डिसेंडिंग नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसका एक सीरीज नहीं है। यहाँ पे सीरीज है कि ये सबसे बड़ा, फिर 2 उससे छोटे, फिर 2 सबसे छोटे। तो इसीलिए वैक्सिलरी को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कह देते हैं। ये एक्चुअली इम्ब्रिकेट कहलाता है। ये एनसीईआरटी ने वैक्सिलरी पैप्लियोनेशियस दे रखा है, इसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या करते हैं कि जब डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट लिखा होता है तो वो एक्चुअली असेंडिंग इम्ब्रिकेट कर देते हैं। तो जो आपके लिए इम्ब्रिकेट है वो बेसिकली असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, और जो दूसरा है वैक्सिलरी जो एनसीईआरटी में है उसी को आप डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए वो इम्ब्रिकेट ना लिख के असेंडिंग इम्ब्रिकेट लिख देते हैं। अब आपको कि असेंडिंग इम्ब्रिकेट तो एनसीईआरटी में है नहीं, ये कौन सा आ गया? तो जो आपने इम्ब्रिकेट पढ़ा वही असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहलाता है, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। ये तो डिसेंडिंग है ही क्योंकि साइज पोस्टीरियर से एंटीरियर पे छोटा होता जा रहा है, ये समझना है आपको। ओके सर। सर ये सर एक बार वैसे डिसेंडिंग और असेंडिंग असेंडिंग इम्ब्रिकेट के लिए एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, जैसे आपने तो पूरा ऑर्डर बताया है ना। ये वन कंप्लीटली आउटर इनर वाला, ये वाला। यस सर, उसमें बोला कि मतलब एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं में होता ये भी कोई उनका। पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। तो पर्टिकुलर कौन सा नहीं, मतलब उसको आप फर्दर जब लेोगे तो इसी सेंस में आएगा वो, एक बाहर एक अंदर, बाकी सब बीच की। अगर ये एग्जाम्पल कैसिया है, कैसिया गुलमोहर एक ही फैमिली के हैं, अगर ये एग्जाम्पल लोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर कोई और एग्जाम्पल लोगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो आप सिंपल लिख लीजिए कि वो इररेगुलर मैनर में है, उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन है फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, डिक्रीज इन साइज।
इसीलिए ये तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता ही है। इसके कंट्रास्ट में उसको असेंडिंग बोल दिया जाता है। ओके यहाँ सर। साइज डिक्रीज नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ अंदर बाहर और बीच में आया, लेकिन यहाँ साइज अंदर बाहर भी है और डिक्रीज भी हो रहा है। सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा है, सबसे अंदर वाले सबसे छोटे हैं, बीच में जो आ रहे हैं साइज के वो अंदर बाहर भी है, वो ट्विस्टेड के तरीके से ओवरलैपिंग मार्जिन के हिसाब से बनी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स एंड करोला। हमने कैलिक्स करोला को एक साथ पढ़ा था। सर हाँ सर ये यहाँ पे जो आउटर लार्ज लेयर है इसको हमने स्टैंडर्ड वैक्सीलियम बोला है, उसमें सर 1 ओड क्यों लिखा है? ऑड क्योंकि ये अकेला है, यहाँ पे तो 2 है ना, यहाँ पे ये अकेला है। 5 है तो अच्छा। 2 2 1। अच्छा, वो उसके ओड नंबर में इसलिए लिख दिया। हाँ, वो एक्चुअली हर चीज डिफाइंड होती है। जब इसको आप फ्लोरल फार्मूला में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 1 + 2 + 2, 5 नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज पांचों एक साइज के नहीं है। एक अकेला है, 2 एक साइज के हैं, 2 एक साइज के हैं। और लिखने का तरीका हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर होता है। तो ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 2 + 2 + 1। इसके लिखने का एक प्रॉपर वे है, 1 + 2 + 2, है ना। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिसाइज। आप मार्फो में जब ये चीजें पढ़ोगे तो कहीं गलतियां नहीं करनी है आपको, इस सेंस में कि सर क्या फर्क पड़ रहा है, 9 + 1 लिखें या 1 + 9 लिखें। ऐसे तो वो बात आ जाएगी कि आपने माउथ को एनस बोल दिया, एनस को माउथ बोल दिया, क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने सीलेंट रेट पढ़ा होगा, उनमें तो एक ही ओपनिंग है। अगर आपने ओपनिंग ही गड़बड़ कर दी कि पोस्टीरियर की जगह कह दिया कि एंटीरियर बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ऑर्गेनिज्म को उल्टा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। सारे बॉडी एक्सेस बदल जाएंगे, पूरी किताबें गलत हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सेस के रिस्पेक्ट में ही हमेशा लिखना होता है। आपको चाहे पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, अगर यहाँ भी कोई चीज लिखी है तो डिफाइंड है। तो बस ये है कि आपको ये नहीं बताया गया कि ये एक्सेस होता है। आगे बताया गया है फैमिली पढ़ाने के टाइम पे कि ये मदर एक्सेस है और ये ऐसे ही बनेगा, इसको आप उल्टा नहीं बना सकते डायग्राम में। उल्टा बना दोगे तो क्या होगा, फिर ये डॉट आपको नीचे लाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये डॉट के अपोज में जाएगा। जहां पे ये ऑड वाला बनाओगे वही केवल इस डॉट के बराबर आएगा। तो अगर आपको फ्लावर घुमाना है तो एक्सेस भी घुमाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये यस मदर सर। एक्सेस के हिसाब से चीजें बनाई जाती है। सर ये पता कैसे चलेगा कि पोस्टीरियर कौन सा है और एंटीरियर कौन सा है, ऐसे देख के? ये पूरी प्लांट की एनाटॉमी पढ़नी है, वो तो बहुत डिटेल में टॉप मतलब चीजें हैं, वो तो हम नहीं जा सकते, हम सिर्फ याद कर सकते हैं। जैसे आपको बता दिया ओके गया कि सर। डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, हमें यही तो पढ़ाया जाता है वर्टिब्रेटा में कि वी हैव डॉर्सल वर्टिब्रल। तो डॉर्सल वर्टिब्रा या डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये बता दिया गया कि बैक हमारा डॉर्सल हो गया क्योंकि उधर वर्टिब्रल है। उसके अपोज का चेस्ट वाली साइड देखेंगे तो वो वेंट्रल हो गया। लेकिन एक्चुअली किसी ने बताया होगा तो कोई रीजन दिया होगा, एक्सिस को डिजाइन किया होगा। उसके लिए तो एमबीबीएस में फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि पूरे 4 साल जब आप किसी ऑर्गन को पढ़ो तो उसकी साइड तो पता कर लो कि वो कौन सी साइड में बॉडी में है। यस सर। प्लांट सर का फिर भी इसमें हमें ये याद रखना है ना कि जो हाँ, स्टैंडर्ड वाला है वो पोस्टीरियर साइड है। बिल्कुल, ये तो नीट का ही क्वेश्चन है कि जो स्टैंडर्ड या ऑड वाला होता है वो किस एंड पे होता है, तो वो पोस्टीरियर एंड पे होता है। ये तो फिक्स है, इसको नहीं बदल सकते। ओके ओके सर। सो कैलिक्स करोला, उसमें और कैलिक्स के सर ये मालवेसी और फेबिएसी फैमिली के जो आपने ये ट्विस्टेड और वेक्सिलरी बताए थे, बट ये इनकी फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए आप हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये फैमिली मालवेसी का कैरेक्टरिस्टिक है ट्विस्टेड। आप गुड़ैल का फ्लावर देखा है ना आपने, देखा है किसी ने गुड़ैल का फ्लावर? चाइना रोज, हिबिस्कस, बहुत कॉमन यस प्लांट सर। है। यस सर, देखा है। उसमें आप अब उसमें Yes, ध्यान sir. से देखना, उसका एक जो पेटल होगा पिंक या रेड कलर का वो दूसरे के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देगा, और पांचों एक दूसरे के अंदर से निकल आएंगे क्योंकि वो ऐसे अरेंज है, इसीलिए निकल के आ रहे हैं। अब आएगा थर्ड, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम, है ना। थर्ड क्या कहलाएगा पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में? एंड्रोशियम। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यूनिट क्या कहलाती है? यूनिट को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के पैरेलल में जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बताओ?
कार्पल। नहीं, कार्पल तो फीमेल में पहुंच जाओगे। कौन सा स्ट्रोक? नहीं, एंथर हाँ, एंथर 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 तो स्टेमन का ही पार्ट है। आ जाए कि जिम्नोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, क्या बोलोगे? पोलन ग्रेन्स। पॉलन तो बहुत बाद में इसका मतलब आपने प्लांट किंगडम ठीक से नहीं। एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम तो आएगा ही नहीं। एंथ्रीडियम आर्किगोनियम तो एल्गी ब्रायोफाइट में है, मैं तो जिम्नोस्पर्म पूछ रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म में तो एंथ्रीडियम होता ही नहीं है। व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन जिम्नोस्पर्म? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ कोन। अच्छा, किसका बना हुआ है कोन? किसका बना होता है? सर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया और कोन के बीच में कुछ और भी लिखा हुआ है। स्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरोफिल्स। हाँ, स्पोरोफिल। और फिर मेल के लिए स्पोरोफिल क्या लिखते हो? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है ना सर वो तो ऑर्गन। माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलोगे तो मेल कोन हो जाएगा। मेल कोन क्या है? मेल स्पोरोफिल यानी माइक्रोफिल का एसोसिएशन। जैसे यहाँ पे एंड्रोशियम है तो एंड्रोशियम के पैरेलल में वर्ड क्या आएगा? मेल कोन। और एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमेन, तो मेल कोन की यूनिट जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ाई जाती है? माइक्रोस्पोरोफिल। यहाँ कोन वर्ड यूज नहीं करते एंजियोस्पर्म में आप, लेकिन माइक्रोस्पोरोफिल इज पैरेलल टू स्टेमेन। ये एम्स का क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरोफिल इज पैरेलल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो स्टेटस स्टेमेन का है वही स्टेटस माइक्रोस्पोरोफिल का है। और 12th की बुक से जब आप पढ़ोगे तो वहां हेडिंग भी यही दे रखी है, स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल, बिकॉज दोनों चीजें सेम है। इनका एसोसिएशन, इनका जो ग्रुप बनेगा वो एंड्रोशियम है। और जिम्नोस्पर्म में इस ग्रुप को आपने मेल कोन बोला है। मेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन लिखा हुआ है। तो ये अभी हम एंजियोस्पर्म के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमेन, या इसको आप माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हो। जिम्नो में तो यही नाम है, ये नाम जिम्नो में यूज नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म में स्टेमेन वर्ड नहीं आएगा, लेकिन एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल भी आ सकता है, स्टेमेन भी आ सकता है। तो इसलिए आपको दोनों बातें याद रखनी है, और दोनों ही आपके सिलेबस में, एक इस चैप्टर में, एक किसी और चैप्टर में। अब एक एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो चेंजेस होने हैं वो भी देखते हैं क्या क्या है। सर मतलब ये स्टेमन है या माइक्रोस्पोरोफिल है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा। हाँ, अगर एंजियोस्पर्म है तो कोई एंजियोस्पर्म्स के बात लिए। नहीं। एंजियोस्पर्म में दोनों को आप यूज कर सकते हो, दोनों बराबर हैं, कुछ डिफर नहीं कर रहा। बट अगर जिम्नोस्पर्म है, मान लीजिए साइकस या पाइनस, जो भी आपने जिम्नोस्पर्म पढ़े हो, पाइनस दे रखा है आपकी बुक में, नीटम दे रखा है ना, या साइकस भी दे रखा है, तो जिंको भी दे रखा है। तो इनके नाम में अगर आप देखोगे, जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो बस स्टेमन वर्ड नहीं आएगा, वहां वर्ड क्या आएगा? माइक्रोस्पोरोफिल आएगा। माइक्रोस्पोरोफिल इज स्पेसिफिक टू जिम्नोस्पर्म, stamen is specific to angiosperm. Microsporophyll can be used in angiosperm as stamen. जैसे stamen को यूज कर रहे हो वैसे माइक्रोस्पोरोफिल को भी यूज कर सकते हो। नाउ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है? पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में, मींस हर एक स्टेमेन में 2 लोब होते हैं और एक फिलामेंट होता है। दिस इज 1 फिलामेंट एंड दीज आर 2 एंथर या एंथर लोब। अभी आपने एंथर बोला था, तो एंथर तो एक्चुअली स्टेमेन का ही पार्ट है। इनको एंथर लोब्स बोलिए या एंथर बोलिए, क्योंकि ये 2 एंथर लोब हैं। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? डाईथीकस। डाई मतलब 2 होता है, थीका मतलब चैम्बर होता है। तो ये 2 चैम्बर आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डाईथीकस कहलाएगा। तो ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब एंड 1 फिलामेंट, तो ये डाईथीकस हो गया। लेकिन जब आप इसको इंटरनली कट करोगे तो एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। आपने जिम्नो में पढ़ा था ना, जिम्नो में मेल कोन बन गया माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन, उसकी यूनिट को आपने माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ा। फिर माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम।
उनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर, और फिर डेवलपमेंट के बाद मेल गेमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन। ये सारा जिम्नोस्पर्म में दिया हुआ है आपको, आप चाहे तो एक बार प्लांट किंगडम से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसको इंटरनली कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक लोब में 2 स्पोरेंजिया होती हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, तो 2 लोब में कितनी हो जाएंगी, 4। तो मॉर्फोलॉजिकली ये स्टेमन कैसा होगा, डाइथिकस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये अगली क्लास का 12th में दे रखा है। इंटरनली अगर हम इसको कट करके देखेंगे एनाटॉमी के हिसाब से, इंटरनली इट विल बी, इसको बोलते हैं टेट्रा, मतलब 4 स्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आएंगी, एक में 2 होती हैं, तो 2 में कितनी हो गई, 4। मॉर्फोलॉजिकली ये डाइथिकस है, हैविंग 2 एंथर लोब। एनाटॉमिकली ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पर एंथर लोब, ऐसे याद कर सकते हैं। ये नॉर्मली सब एंजियोस्पर्म में है। देयर इज वन एक्सेप्शन ऑल्सो। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि एक एंथर लोब हो और ये फिलामेंट है, ऐसे हो। दिस इज वन एंथर लोब, 2 नहीं है, यहाँ पे एक ही है, 1 फिलामेंट। अब इसको आप क्या बोलोगे, ये बन जाएगा मोनोथीकस। मोनो मतलब 1, थीका मतलब चैम्बर। इंटरनली क्या बन जाएगा, बाइस्पोरेंजिएट। ये कहाँ मिलेगा, अगेन एग्जाम्पल में फैमिली मालवेसी, अभी लिखा था ना आपने। मालवेसी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मालवेसी के एग्जाम्पल बार बार आएंगे, लाइक चाइना रोज। अब इसके बाद नहीं लिखूंगा, मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ, कॉटन और लेडी फिंगर। अब तक तो याद कर लीजिए, हमें बार बार ये 3 ही एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली के मिलेंगे। ये 3 लिखे हो या मालवेसी लिखी हो, जो भी करेक्टर है वो सब में है। तो मालवेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आप चाइना रोज का फ्लावर देखिएगा गुड़हल का, ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो एक राउंड राउंड सी बॉडी होती है, एक ही बॉडी होती है राउंड। जबकि आप किसी और में देखोगे तो आपको ये 2 स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो ये मोनोथीकस एंथर है, इंटरनली बाइस्पोरेंजिएट। ये डाइथीकस है, इंटरनली टेट्रास्पोरेंजिएट। ये नॉर्मल है, ये एक्सेप्शन है। तो एक स्टेमन का स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। अब स्टेमन का नंबर आएगा, फिर नंबर के बाद उनका फ्री है या फ्यूज है, फ्यूज है तो कैसे फ्यूज है, ये सब हमें स्टडी करना। बन गया। माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक भी कहते हैं। अगर आपको यहीं पे लिखना है तो माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। 4 पॉलन सैक या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका काम ही ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, तो फिर ये मेल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर करेगा। कई बार ऐसे, इसका मतलब ये फर्टाइल होगा क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये स्टेराइल हो, इसके अंदर डेवलपमेंट ना हो, बाहर से दिखाई देगा अंदर कुछ नहीं हो रहा। जैसे ह्यूमन में भी स्टेरिलिटी होती है, वैसे प्लांट में भी स्टेरिलिटी है, एनिमल्स में भी स्टेराइल एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट में अगर ये स्ट्रक्चर स्टेराइल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। तो पहले एक टर्म आएगा, आपको वो टर्म याद रखना है, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमिन, है ना। व्हाट इज स्टेमिनोड? स्टेमिनोड इज ए स्टेराइल स्टेमिन। स्टेराइल का मतलब है नॉट कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा वो कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में कैसिया सर एक बार दोबारा बता दीजिए। एंड टैमरिंड, इमली। टैमरिंड और कैसिया के अंदर स्टेमिनोड है। स्टेमिनोड का मतलब है स्टेराइल। सर स्टेराइल मींस नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलो सर एक बार दोबारा बता दीजिए। यही तो बोला, इतनी सी तो बात है। अगर स्टेमन फर्टिलाइजेशन में जा रहा है तो ये हो ही गया फर्टाइल स्टेमन। अगर स्टेमन है बट फर्टिलाइजेशन में नहीं जा पा रहा, मेल गैमीट का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, तो स्टेराइल स्टेमन हो जाएगा। जैसे अगर आप सिर्फ ये देखा जाए तो क्या ओवरी की वजह से फर्टिलिटी हो जाएगी, या क्या टेस्टिस की वजह से मेल फिर फर्टाइल बन जाएगा? टेस्टिस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन।
ओवरी होने का मतलब क्या है? एग रिलीज होना टाइम पे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरी है बट अगर एग ही रिलीज नहीं हो रहा तो क्या होगा? फीमेल स्टेराइल हो जाएगी। टेस्टिस है बट स्पर्म का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा तो मेल क्या बन जाएगा? स्टेराइल बन जाएगा। ऑर्गन होने से तो ना रिप्रोडक्शन हो जाएगा, हमें तो गैमीट्स चाहिए। ऐसे ही इसका काम है मेल गैमीट बनाना, बट ये मेल गैमीट नहीं बना पा रहा, कोई भी रीजन हो, हजारों रीजन आ जाएंगे कि ये मेल गैमीट क्यों नहीं बना पा रहा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म क्यों नहीं तो बन पा उसे स्टेमिनोड कहेंगे। रहा। हाँ, तो उसको स्टेमिनोड बोलेंगे, बस इतना सा है ये। ठीक है, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अगर आपको कभी लैंग्वेज का लगे ना कि सर सेंटेंस नहीं लिखा रहे, तो आप जो केल्विन का मॉड्यूल है उसे पढ़ लीजिए, वो मैंने ही लिखा हुआ है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से वो लाइन समझ में आ जाएगी, है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सेंटेंस मेकिंग नहीं, बिकॉज डिक्टेट करना पढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं एक एक लाइन को पूरा पूरा लिख पाऊँ, और अभी तो फिर लिखने में और टाइम लगेगा। आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत पीछे ही है मेरे हिसाब से भी, तो इसलिए आप एक बार बुक से भी पढ़ लेंगे, मतलब केल्विन का जो मॉड्यूल है, तो आपको सेम लाइन मिल जाएगी। ए स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड, एग्जांपल कैसिया टेम्परेट, इस तरीके से। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा काम है एमसीक्यू सॉल्व करना, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नहीं। नॉलेज के लिए आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, वो है। अब सबसे पहले हम क्या चलते हैं, स्टेमन के नंबर पे देखते हैं। किसी भी प्लांट में, किसी भी फ्लावर में, एक फ्लावर की बात हो रही है, फ्लावर में एंड्रोशियम आएगा, तो एंड्रोशियम में टोटल नंबर ऑफ स्टेमन कितना है ना। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ स्टेमन। अगर नंबर 1 है, इफ 1 स्टेमन, एक फ्लावर में एक ही स्टेमन है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? मोनो, मतलब 1 एंड्रस, एंड्रोशियम से बना है, मोनो एंड्रस कहलाएगा। अगर एक स्टेमन है तो क्या कहलाएगा? मोनो एंड्रस कहलाएगा। ठीक। अगर एक से ज्यादा है, इफ मोर देन 1, लिख लोगे पूरा, मोर देन 1 स्टेमन है। और फिर एक से ज्यादा है तो ये भी बात आएगी ना कि वो फ्री है या फ्यूज्ड है। जब तक वो अकेला है तब तक तो फ्री ही मानोगे ना। अगर कोई अकेला है तो फ्री या फ्यूज की बात ही नहीं आएगी। जब एक से ज्यादा होंगे तभी तो ये बात आएगी कि वो सब अलग अलग हैं या सारे जुड़े हैं। जैसे हमने कैलिक्स करोला के लिए लिखा गैमो और पॉली, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस, क्योंकि नंबर एक से ज्यादा ही होता है, और वो फ्री हो या फ्यूज हो, दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ एक स्टेमन हो सकता है, जैसे ये मोनो एंड्रस कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेमन हो, और जब एक से ज्यादा स्टेमन होगा तो फिर बात ये आ जाएगी कि वो फ्री है या फ्यूज है। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा स्टेमन है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, ऑल आर फ्री या ऑल आर फ्यूज्ड। अगर फ्री है तो हम इसे क्या बोलते हैं? फ्री है तो नंबर काउंट कर पाओगे। फ्री के लिए वर्ड पॉली आता है, पॉलो, पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, ये क्या बन जाएगा? पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस कंडीशन का मतलब क्या है? स्टेमन का नंबर एंड्रोशियम में एक से ज्यादा है और सारे फ्री हैं। तो जब सारे फ्री होते हैं तो क्या कहलाती है कंडीशन? पॉलीएंड्रस कहलाती है। और अगर यूनाइट कर जाएंगे, मतलब सारे फ्यूज्ड हो जाएंगे, तो फिर इसके अलग अलग ऑप्शन आएंगे। फिर हमें फ्यूजन को भी अलग अलग तरीके से देखना होगा। जो फ्यूजन है वो वेरिएबल होगा। अभी हम देख लेंगे कि फ्यूजन ऑफ स्टेमन क्या है, क्योंकि फ्यूजन में फिर दो पॉसिबिलिटी है कि आपस में जुड़े हैं या किसी और चीज से जुड़ गए। एक एक करके लेवल बढ़ता जा रहा है। पहली चीज है स्टेमन का नंबर, दैट इज 1। अगर एक है तो फ्री या फ्यूज की कोई बात ही नहीं आएगी। हमने सिंपल नाम दे दिया मोनो एंड्रस कंडीशन। हमें सिर्फ कंडीशंस पढ़नी है। अगर स्टेमन एक से ज्यादा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो सारी फ्री होंगे या सारे फ्यूज होंगे। अगर सारे फ्री हैं तो नाम आ गया पॉलीएंड्रस, और अगर सारे फ्यूज हैं तो वेरिएबल डिग्री आ जाएगी, मतलब अलग अलग लेवल पे इनको पढ़ा जाएगा। अभी हम यही पढ़ने वाले हैं, फ्यूजन ऑफ स्टेमन। क्लियर? हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हटा दो शीट। यस सर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अब फ्यूजन ऑफ स्टेमन। ये देखो,
आप वहीं से सीरीज में कंटिन्यू अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्यूजन ऑफ स्टेमेन, अगर सारे फ्यूज हो गए, जब वो फ्यूज होंगे तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो आपस में फ्यूज है, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन अमंग देमसेल्फ। जब आपस में फ्यूज होते हैं तो ये कहलाता है कोहेशन ऑफ स्टेमेन। और अगर फ्यूजन किसी और चीज से है, फ्यूजन विद अदर फ्लोरल पार्ट, फ्लावर के किसी दूसरे हिस्से से जुड़े होंगे, आपस में नहीं जुड़े हैं, वो किसी और चीज से जुड़ गए। अगर किसी और से जुड़ गए तो क्या कहलाएगा? एडहेशन ऑफ स्टेमेन। एडहेशन का मतलब ही होता है डिफरेंट फ्यूज, और कोहेशन, एडहेशन और कोहेशन या एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो वो चीज यहाँ पे भी है कि सेम है, आपस में ही फ्यूज कर गए तो कोहेशन ऑफ स्टेमेन, अगर किसी और चीज से फ्यूज करेंगे तो एडहेशन ऑफ स्टेमेन कहलाएंगे। ठीक है, अब इनको आगे लेके चलते हैं। मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो हर टीचर अपने हिसाब से कायदे से ही पढ़ाता है, बट आई होप कि आपको ये पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इस जगह पे पहले हम ये पूरा कर लेते हैं, कोहेशन ऑफ स्टेमेन। अब जब स्टेमेन आपस में जुड़ेगा, अब ये मान लेते हैं कि स्टेमेन आपस में जुड़ रहे हैं, तो आपस में जुड़ेगा तो दो पॉसिबिलिटी है या तीन भी हो सकती है। आपने स्टेमेन का स्ट्रक्चर क्या बनाया? एंथर भी है और नीचे फिलामेंट भी है, तो हो सकता है कि फ्यूजन केवल फिलामेंट से हो, ऊपर से स्टेमेन फ्री रहेगा, केवल नीचे से जुड़ा रहेगा, या ऊपर से जुड़ गया तो नीचे से अलग अलग हो गया, या पूरा जुड़ गया। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिलामेंट के केवल एंथर जोड़ दो, सॉरी स्टेमेन के एंथर जोड़ दो, फिलामेंट को फ्री कर दो, या फिलामेंट जोड़ दो, एंथर को फ्री कर दो, या पूरा जोड़ फ्यूज कर दो। ये तीनों पॉसिबिलिटी कोहेशन में आती है ना। जो कोहेशन है वो तीन टाइप का होता है। एक कहलाएगा फ्यूजन या कोहेशन, है ना, आप सीधे पे लिख सकते हैं कोहेशन बाई, किससे होगा? बाई फिलामेंट, हम फिलामेंट से करेंगे, बाई फिलामेंट ओनली। दूसरा क्या होगा? कोहेशन बाई एंथर ओनली। और तीसरा क्या होगा? कंप्लीटली, पूरा या एंटायरली, ऊपर से नीचे तक पूरा है, फ्यूज्ड, फ्यूजन, एंटायर फ्यूजन ऑफ स्टेमेन, कंप्लीटली फ्यूज्ड स्टेमेन भी हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। जब ये कंडीशन आती है कि हम बोलते हैं कि केवल फिलामेंट से फ्यूजन हुआ, फिलामेंट से फ्यूजन होता है, तो इसे बोला जाता है एडल्फी। एडल्फी का मतलब क्या है? फ्यूजन बाय फिलामेंट ओनली, केवल फिलामेंट जुड़ेंगे और कुछ नहीं, मतलब सबके एंथर अलग अलग रहेंगे बट नीचे से सबके फिलामेंट जुड़ गए। अब जब ये फिलामेंट जुड़ेंगे तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी और आती हैं। क्या क्या है इसमें? पहली पॉसिबिलिटी आती है, फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड मोनो एडल्फस। पहली कंडीशन क्या है? मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस का मतलब क्या है? जितने भी स्टेमेन होंगे, 10, 15, 50, 100 जो भी हो, सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे, सबके नीचे फिलामेंट जुड़ गए और सबके एंथर अलग अलग, मतलब ऑल आर फ्यूज्ड एज वन ग्रुप, सब एक ग्रुप में आ गए। एग्जाम्पल में चाइना रोज, चाइना रोज में अगर आप देखोगे तो आप गुड़ैल के फ्लावर में ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पे स्टेमेन होते हैं सारे। चाइना रोज में पेटल के ऊपर जो सेंटर में लाइन होती है ना, वो ऐसे नजर आती है आपको। तो सबके नीचे से फिलामेंट जुड़े हैं, सबके एंथर अलग है। चाइना रोज में मोनो एडल्फस होगा तो ये डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर बने, और यहाँ से निकल के इसकी कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो आप छोड़ दीजिए अभी। अभी ये है सारे, है ना, ये स्टेमेन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज आर स्टेमेंस। और स्टेमेंस में क्या जुड़ा है?
केवल उनका फिलामेंट जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। ये कैसे बनी है? सबके फिलामेंट जुड़ गए। तो मोनो एडल्फस कंडीशन का मतलब क्या है? सारे स्टेमेन एक ग्रुप में आ गए। जब एक ग्रुप में आ गए तो क्या बोलेंगे? मोनो एडल्फस बोलेंगे। तो ये याद रखना है आपको। दूसरी कंडीशन क्या है? डाई एडल्फस, अगर दो ग्रुप में फ्यूज हो जाए। सर आपने स्टेमन्स लिखा है। हाँ, स्टेमेंस लिखा है, बस स्टेमन में जुड़ा केवल नीचे का हिस्सा है, लिखा है ना। फिलामेंट के बारे में आप केवल पढ़ रहे हो, एंथर फ्री रहेगा। दूसरा क्या है? डाई एडल्फस। डाई एडल्फस का मतलब है आर ऑल आर इन टू ग्रुप्स, अगर सारे के सारे केवल दो ग्रुप में हो। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? फैमिली फैबेसी। FAM मतलब फैमिली है, फैबेसी आपके सिलेबस में है। वहां पे आप दो ग्रुप क्या बनाते हो? 9 एक साथ होते हैं और एक अकेला होता है। टोटल 10 स्टेमन होते हैं, 9 का ग्रुप अलग होगा और एक अलग होगा। तो 9 एक साथ जुड़ गए, एक अकेला हो गया, तो इसे दो ग्रुप कंसिडर कर लिए गए कि 10 स्टेमन के दो ग्रुप बन गए। 9 एक तरफ है, एक तरफ है। और जुड़े कैसे हैं? अगेन बाय फिलामेंट, क्योंकि ये आप कहाँ पढ़ रहे हो? फ्यूजन या कोहेशन बाय फिलामेंट ओनली। एडल्फस वर्ड आ रहा है ना बार बार, एडल्फस वर्ड इस चीज को शो करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये 9+1 आएंगे। और अगर दो से ज्यादा ग्रुप हो तो तीसरी एंड लास्ट कंडीशन आएगी जो कहलाती है पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस का मतलब क्या है? जितने भी होंगे वो दो से ज्यादा ग्रुप में होंगे। 4 ग्रुप बना दो, 5 बना दो, 7 बना दो, वेरिएबल है। ऑल आर इन मोर देन 2 ग्रुप्स। मान लीजिए 25 स्टेमन है, आपने 4 ग्रुप बना दिए, एक में 6, एक में 7, एक में 6, एक में 6। तो सब में जो है वो दो से ज्यादा सर- ग्रुप होंगे, तो पॉली एडल्फस। बोलो। सर 9+1 वाला एक बार बता दीजिए। 10 स्टेमन है, 9 का एक ग्रुप है, एक अकेला है। फैबेसी में टोटल 10 स्टेमन होते हैं। ऐसे लिख लीजिए, टोटल 10 स्टेमेंस एज 9+1, मतलब 9 का एक ग्रुप है, एक का ग्रुप अकेला है। यहाँ पे जितने भी स्टेमन है, यहाँ स्टेमन का नंबर फिक्स नहीं होता, 50, 100, 75, 80, 90 कुछ भी मान सकते हो। जितने भी हैं बस होंगे सब एक ग्रुप में, तो मोनो एडल्फस। यहाँ भी नंबर फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। 25 जैसे मैंने बता दिए, तो 5 एक तरफ है, 10 एक तरफ है, फिर 3 एक तरफ है और 7 एक तरफ है। तो 25 स्टेमन 4 ग्रुप में हो गए। इंपॉर्टेंट क्या है कि दो से ज्यादा ग्रुप होने चाहिए, तो पॉली एडल्फस कहलाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका सिट्रस आएगा, लेमन या ऑरेंज के अंदर जो है वो आपको पॉली एडल्फस कंडीशन मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिट्रस, मतलब लेमन, ऑरेंज या मौसमी, कुछ भी लिख लीजिए, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके सर ये स्टैमिनल ट्यूब फ्यूज्ड फिलामेंट को बोला है क्या? हाँ, फ्यूज्ड फिलामेंट को स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। सबके फिलामेंट फ्यूज होके एक ट्यूब बना देंगे जिसको स्टेमिनल ट्यूब बोला जाता है। सर तो सर ये डायडेल्फस और डायडेल्फस पॉलीएडेल्फस को में भी ई बोलेंगे इसको? फिर से बोलो बेटा, ओवरलैप हो गई है साउंड आपकी। सर ये स्टैमिनल ट्यूब जो टर्म है डायडेल्फस और पॉलीएडेल्फस में भी यूज हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगी। यहाँ 9 अलग है और 1 अलग है। यहाँ कोई ट्यूब नहीं बनेगी, बस 9 अलग जुड़े हैं, एक अलग जुड़ा है। यहाँ भी कोई ट्यूब नहीं बन रही। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर आएगा, बट एक चीज कॉमन है कि 2 से ज्यादा नंबर आएगा। सर ये ओके सर। डायडेल्फस का एग्जांपल नहीं है कोई सा? डायडेल्फस का एग्जाम्पल इतने बड़ा लिखा हुआ है, फैमिली फैबेसी, पूरी फैमिली फैबेसी फैमिली में से कोई सा भी प्लांट उठा लो। ऐसे ही याद करना सही तरीका है, वरना मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो चलो मुझे तो टाइम लग रहा है, मैं फैबेसी फैमिली के सारे एग्जाम्पल यहाँ लिख दूं, बट कितनी बार लिखूंगा। आप एक बार फैबेसी फैमिली याद रखो, और फैबेसी फैमिली आपको लास्ट में पढ़नी है ना, एनसीईआरटी में है, इसी चैप्टर में है। तो वहां जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, पी आएगा, बीन आएगा, कैसिया सॉरी ट्राइफोलियम आएगा, इंडिगोफेरा आएगा, मुलेठी आएगा, ग्लाइसीराइजा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल फैबेसी फैमिली के होंगे, फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। जहां फैमिली लिखा हुआ है इसका मतलब है वो फीचर
पूरी फैमिली में है, पूरी फैमिली के जितने भी जीनस होंगे सभी में वो चीज यूनिफॉर्मली अप्लाई होगी, तभी उसको आप कैरेक्टरिस्टिक टू फैमिली बोलते हैं। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है फैमिली के अंदर जो जीनस है और जीनस की जितनी भी स्पीशीज है वो सारे कैरेक्टर आएंगे। ठीक, अब इन दोनों को देखते हैं। यहां तो जगह है नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। कोहेशन बाय एंथर ओनली एंड कंप्लीटली फ्यूज्ड स्टेमन, इन दोनों में एक ही एक कंडीशन है, यहां भी एक कंडीशन है, यहां भी एक कंडीशन है। कर दो टर्न शीट, एंड्रोशियम खत्म। यस सर। 10 मिनट में हो भी जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा है कोहेशन बाय एंथर ओनली और यहाँ एंटायरली फ्यूज्ड है। तो अभी आप यहाँ पे लिखेंगे कोहेशन बाय एंथर्स ओनली। यहां पे एक ही टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड उसको सिंजिनेशियस बोलते हैं, सिंजिनेशियस। एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद करना है। सिंजिनेशियस इज ए कंडीशन जहां पे जितने भी स्टेमेन होंगे उनके एंथर जुड़ जाएंगे, उनके फिलामेंट फ्री रहेंगे। अगर ये सिचुएशन हो कि कहीं पे एंथर जुड़ जाएं, यूनाइट हो जाएं, फिलामेंट्स फ्री रहें, तो उसको हम सिंजिनेशियस कंडीशन बोलते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से अगर बनाऊं तो जो भी प्लांट है इसमें 5 होते हैं, 1 2 3, डायग्राम में मैं उसे बना दे रहा हूँ, ये 5 है, 1 2 3 4 5, पांचों के एक फिलामेंट अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, पांचवा अलग है। सिर्फ लिख दे रहा हूं 5 फ्यूज्ड एंथर, 5 फ्री फिलामेंट्स। तो सबके फिलामेंट्स फ्री हैं, सब पांचों कैसे जुड़े हैं, बाय एंथर ओनली। तो ऐसे कोहेशन को, कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंजिनेशियस। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सनफ्लावर। सनफ्लावर की फैमिली हमें पढ़नी तो नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज एस्टेरेसी। आपको अगर लगे तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, पुराना नाम है कंपोजिटी। तो एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली, आपने फर्स्ट चैप्टर में आईसीबीएन पढ़ा होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो उसमें एक रूल है कि फैमिली का नाम हमेशा CEAE पे खत्म होना चाहिए। फैमिली ऑलवेज एंड्स विद CEAE। तो जिन फैमिली में ये नहीं आता था उनका नाम चेंज कर दिया गया, तो पुराना नाम कंपोजिटी है, नया नाम एस्टेरेसी है। ये सनफ्लावर फैमिली कहलाती है। इस फैमिली का, या मान लीजिए सनफ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक है कि 5 स्टेमेन होंगे, पांचों के एंथर जुड़े हैं, बट पांचों के फिलामेंट अलग अलग है। तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट, सर वो जो सनफ्लावर में ब्राउन ब्राउन दिखता है तो फिर वो अटैच्ड एंथर होते हैं? सनफ्लावर एक्चुअली जो आप मार्केट, मतलब जो नेचर में देखते हो वो फ्लावर नहीं है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। जिसको आप एक फ्लावर समझते हो वो बेसिकली बंच ऑफ फ्लावर है। इवन गेंदे का जो एक फ्लावर होता है वो पूरा फ्लावर का ग्रुप है। गेंदे के फ्लावर को तोड़ दीजिए तो आपको छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। सनफ्लावर को भी तोड़ दीजिए तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक फ्लावर है पूरा। उसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको दिखाई देगा। सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ फ्लावर। सनफ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस है। मेरे लिए नाम तो यही रहेगा, लेकिन जिसे आप देखते हो वो इन्फ्लोरेसेंस है, वो फ्लावर नहीं है। पांचवा क्या था हमारा, कंप्लीटली फ्यूज्ड या एंटायरली फ्यूज्ड, ऊपर से लेके नीचे तक स्टेमेन। इस कंडीशन को बोलते हैं सिन एंड्रस। सिन फ्यूजन के लिए है, एंड्रस AN आएगा बीच में, DROUS, सिन एंड्रस। जब पूरे के पूरे फ्यूज हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, सिन एंड्रस कहलाता है ना। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकर बिट्स हैं, कुकर बिट्स लाइक लौकी, खीरा, ककड़ी, मेलन, ये सब, इनके अंदर 5 होते हैं। 5 कंप्लीटली फ्यूज्ड, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फ्यूज होगा। स्टेमेन होते हैं 5 होते हैं, और पांचों ऊपर भी फ्यूज है, नीचे भी फ्यूज है, टॉप टू बॉटम एंटायरली फ्यूज्ड होता है। तो वो क्या कहलाएगा, सिन एंड्रस कहलाता है।
हो गया। तो ये हमारा पहला वाला सेक्शन हुआ, दैट इज कोहेशन ऑफ स्टेमन। ये स्टेमन अगर आपस में फ्यूज है तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी। अब आएगा एडहेशन ऑफ स्टेमन। एडहेशन का मतलब आपने क्या लिखा था कि स्टेमन किसी और चीज से फ्यूज हो जाए। अब किस चीज से फ्यूज होगा, फ्लावर में ही रहना है, किसी और से तो फ्यूज होने के लिए कंडीशन क्या है, स्टेमन में बाकी पोर्शन क्या होते हैं, या तो कैलिक्स होगा या कोरोला होगा, या अंदर की तरफ आएंगे तो कार्पेल यानी गाइनीशियम होगा। एंड्रोशियम आपस में फ्यूज हो गया तो आप पढ़ ही चुके हैं। और अगर कैलिक्स करोला नहीं हुआ तो मोनोकॉट में उसकी जगह पेरियंथ होगा, है ना। तो हमारे पास तीन ऑप्शन बेसिकली आ गए, या तो स्टेमन पेटल के साथ फ्यूज हो जाएगा, कोरोला के साथ स्टेमन जुड़ जाए, या पेरियंथ होती है तो पेरियंथ के साथ जुड़ जाता है मोनोकॉट में, या अंदर की तरफ जो कार्पेल आएगा सबसे अंदर गाइनीशियम का पार्ट उससे भी जुड़ सकता है। तो तीन तरीके का एडहेशन है ना। इसको आप बोलते हैं टर्म वाइज। एक कहलाता है एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब क्या है, स्टेमन फ्यूज विद पेटल, पेटल के साथ जुड़ जाए तो एपीपेटलस है। एग्जाम्पल में फैमिली सोलेनेसी आपको पढ़नी है, फैमिली एग्जाम्पल आप वहां से उठा सकते हैं, जितने चाहे लिखना चाहें या लिख लीजिए, नहीं तो सोलेनेसी लास्ट में आप पढ़ोगे। दूसरा क्या है, एपीफिलस। इसका मतलब क्या है, स्टेमन फ्यूज विद टेपल, टेपल पेरियंथ को कहते हैं। अभी आपने लिखा था कैलिक्स करोला जब अलग अलग नहीं होते तो पेरियंथ आता है। इसका एग्जाम्पल भी आपके सिलेबस में फैमिली लिलिएसी, ये भी आगे आपको पढ़नी है, तो लिलिएसी फैमिली में ये वर्ड मिल जाएगा, सोलेनेसी में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। और तीसरा ये एनसीईआरटी में नहीं आएगा लेकिन याद रखना है, गाइन एंड्रस। गाइन एंड्रस का मतलब है स्टेमन फ्यूज विद कार्पेल। इसके एग्जाम्पल में आएगा कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस बहुत सारी जगह एग्जाम्पल आ गया है ना, या ऑर्किड। तो ये एडहेशन ऑफ स्टेमन कहलाता है। तीन ही कंडीशन है। आप कह सकते हो याद रखने में दिक्कत है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है याद रखने के अलावा, बिकॉज जो चीज याद करनी है उसका एक ही सोल्यूशन है कि वो याद करना। लास्ट लाइन स्टेमन में कहा जाए तो स्टेमन की लेंथ भी वेरिएबल होती है। लेंथ के हिसाब से दो कंडीशन है। एक ही फ्लावर में जो टोटल स्टेमन्स हैं उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। लेंथ ऑफ स्टेमन इज अनदर क्राइटेरिया। यहाँ दो कंडीशन आती हैं, आपकी बुक में लिखा है स्टेमन्स में वेरी इन लेंथ। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये इतना ही एनसीईआरटी ने लिख के छोड़ दिया, बट नीट 2016 में पूछा गया, उसमें 10-12 नाम दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनकी लेंथ वेरिएबल है। तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का हो गया, नीट में जबकि आया हुआ है, क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल में जब आपको स्टेमन के बारे में पता होगा तभी तो पता कर पाओगे कि टोटल कितने ऐसे हैं जिनकी लेंथ वेरिएबल। यहाँ दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन कहलाती है डाइडाइनेमस। डाइडाइनेमस कंडीशन है। डाइडाइनेमस कंडीशन में क्या होता है, देयर आर टोटल 4 स्टेमन। एक फ्लावर के अंदर टोटल 4 स्टेमन है, इसमें से 2 जो हैं वो बाहर वाले, 2 आउटर शॉर्ट होते हैं छोटे, और जो 2 इनर हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो 2 बाहर वाले छोटे हैं, 2 अंदर वाले लॉन्ग है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आउटर इनर। यहाँ तो 2-2 लिखा हुआ है तो चेंज नहीं आएगा, अगले वाले में चेंज हो जाएगा। सो 2 आउटर शॉर्ट, 2 इनर लॉन्ग। एग्जाम्पल में ऑसिमम, तुलसी को कहते हैं, तुलसी होली बेसिल जो होती है ना, ये लीजिए, तुलसी को आप ऑसिमम कहते हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा। साल्विया, ये नीट का जो क्वेश्चन था उसमें साल्विया SALVIA है, ठीक है, SALVIA।
ऑसिमम और साल्विया एक ही फैमिली के हैं, लेकिन इन दोनों में डाइडाइनेमस कंडीशन होती है। एंड द लास्ट वन इज टेट्राडाइनेमस। टेट्रा का मतलब 4 है। टेट्राडाइनेमस में क्या होगा? देयर आर 6 स्टैमेन, यहाँ 6 स्टैमेन आएंगे टोटल, 6 स्टैमेन है। इसमें से 2 आउटर शॉर्ट हैं, बाहर वाले 2 छोटे हैं, 4 इनर लॉन्ग हैं, अंदर वाले 4 लंबे होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब जगह लंबे और छोटे बड़े हों, लिखा है ना मे वेरी। तो जिन जगह पे वेरी है उन जगह पे केवल 2 ही कंडीशन है, 2 ही पॉसिबिलिटी है, डाइडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस। डाइडाइनेमस का एग्जांपल हो गया ये। टेट्राडाइनेमस के एग्जांपल में क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड की जो फैमिली है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, फैमिली क्या है? ब्रेसिकेसी। ये हमें पढ़नी है आगे। इसका पुराना नाम था क्रूसीफेरी। मैंने भी बताया था कि जिन नाम के आगे ACE नहीं आ रहा था उनको बदल दिया गया, तो पुराना नाम क्रूसीफेरी है, नया नाम ब्रेसिकेसी है। हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। तो ब्रेसिकेसी के अंदर टेट्राडाइनेमस है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस फैमिली का। पूरे किंगडम में कहीं और होता ही नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि 6 स्टैमेन है, 2 बाहर वाले छोटे, 4 अंदर वाले बड़े, तो इसका मतलब है वो 100% इसी फैमिली से बिलोंग करेगा। अच्छा, ऐसे तो पहचानते हैं टैक्सोनॉमी में कि मैं उन कैरेक्टर्स कीज पढ़ा था ना आपने कहीं पे लिविंग वर्ड में कि टैक्सोनॉमिकल कीज होती हैं। तो कीज का रोल क्या है? कीज का रोल यही तो है, किसी भी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक कीज बना दी जाती हैं और उन कीज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो इस फैमिली का है या नहीं है। है तो ठीक है, नहीं है तो किसी और फैमिली पे रख दो। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गाइनेशियम। सर हाँ बोलो। सर ये एक बार जो आपने ये डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस का मतलब समझ में नहीं आया हुआ था। लिखा तो है। कभी आप लोग ऐसी चीज पूछते हो उसमें मैं क्या समझाऊं आपको, बताओ। एक फ्लावर में 4 स्टैमेन है, सुनो मेरी बात। एक फ्लावर में 4 स्टैमेन है, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, बाहर वाले 2 छोटे, अंदर वाले 2 बड़े, उसकी नाम दे दिया गया। इस कंडीशन को डाइडाइनेमस कहते हैं। अब आप देख तो नहीं सकते तुलसी का फ्लावर, अगर देख सकते हैं, आजकल तुलसी में फ्लावरिंग हो रही है, अगर आपके घर में तुलसी का प्लांट है उसमें फ्लावर आ रहे हैं तो फ्लावर लेके हैंड लेंस से देखेंगे तो दिख जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है फ्लावर, हैंड लेंस से देख सकते हैं। ऐसे ही मस्टर्ड की भी फ्लावरिंग आने वाली है, कुछ दिनों में मस्टर्ड में येलो कलर के फ्लावर बन जाएंगे। वो तो बड़ा फ्लावर होता है, आसानी से हैंडल हो जाएगा। उसे तोड़ के लाइए, उसमें देखिए तो टोटल 6 स्टैमेन होंगे, 2 बाहर होंगे जो छोटे हैं, 4 अंदर हैं जो बड़े हैं। उस कंडीशन को एक नाम दे दिया गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राडाइनेमस। है ना? आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था फ्लोरल टर्मिनोलॉजी। तो फ्लावर को सर ये सेल्विया कौन सा फ्लावर है? टर्म्स यूज करते हैं। बोलो, अब बोलो, आप बोलो। सर ये सेल्विया कौन सा फ्लावर है? क्या चीज? साल्विया प्लांट का नाम है। ये आप में से मैं सारे सर बच्चों कैसा के नाम होता है? नहीं जानता ना। अब मैं कहूँ कि शुभम दिख रहा है, प्रियांशु, नाम तो सबके दिख ही रहे हैं बेसिकली मुझे, बट इम्पोर्टेंट ये है कि साल्विया भी एक प्लांट है। अब साल्विया कौन सा प्लांट है आप गूगल सर्च करके देख लो, हो सकता है वो ट्री या कोई प्लांट आपने नेचर में देखा हो, नहीं देखा है तो याद ही करना है आपको। ओके सर। जिसका कॉमन नेम होगा वो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता है कि आप लोग जाने, आपको पता चले कि नेचर में ये वाले प्लांट हैं और इनके बारे में सर ने पढ़ाया या हमारी बुक में दे रखा है। लोगों ने तो इमली का ट्री नहीं देखा होगा, किसी ने बबूल का ट्री नहीं देखा होगा। तो मुझे लगता है देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं देखा तो याद तो करना ही है, वो तो हमारा सिलेबस है, हम उसे नीट के हिसाब से तो याद करेंगे ही करेंगे। आपको याद करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट ये जरूर है कि ठीक है, साल्विया का कोई कॉमन नेम नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैंने ऑसिमम का लिखा ना ब्रैकेट में कि तुलसी है। तुलसी का पौधा तो सबने देखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं 4 होते हैं, 2 छोटे 2 बड़े, बाहर वाले छोटे अंदर वाले बड़े। इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये उल्टा नहीं कर सकते। ये 2+2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2+4 है, इसे 4+2 कर दोगे तो पूरी मॉर्फोलॉजी गलत हो जाएगी, है ना? तो इट कांट बी 4+2, इट इज ऑलवेज 2+4, क्योंकि आप बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। पहले कैलिक्स पढ़ा, फिर करोला, फिर एंडोशियम, अब लास्ट में गाइनेशियम आएगा।
तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फोन की बैटरी खत्म। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।